बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं बच्चों? क्या हाल हैं आप लोगों के? और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स आप लोग पढ़ रहे होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आ रहा होगा। आज हम लोग अब एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और है एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स ही ये, लेकिन ये एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स हैं। ओके, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द माइकोबैक्टीरिया। और आप लोगों ने अपनी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि माइकोबैक्टीरियाज जो हैं ये बेसिकली रॉड शेप बेसिलाई हैं, लेकिन ये एरोबिक हैं। ठीक है, और ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही स्लोली ग्रो करते हैं, और बैक्टीरिया के कंपैरिजन में दे ग्रो एवरी 18 टू 24 आवर इन विट्रो। और इनकी सेल वॉल एक ख़ास एसिड्स से मिलकर बनी होती है जिनको हम माइकोलिक एसिड्स कहते हैं, और इन्हीं माइकोलिक एसिड्स की वजह से हम इनको माइकोबैक्टीरियल एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट्स कहते हैं। वो एजेंट्स जो इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। बैक्टीरिया को हम कहते हैं माइकोबैक्टीरिया क्योंकि उनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड्स हैं, और जो ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं उनको हम कहते हैं एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। ओके, और ये माइकोबैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करते हैं हाईली लिपोफिलिक सेल वॉल डेट स्टेन पुअरली विद ग्राम स्टेन। आपको पता है कि हम जो ग्राम स्टेनिंग कर रहे होते हैं उसकी बेसिस पे हम ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव में डिवाइड करते हैं अपने बैक्टीरियाज को। ओके, अब ये जो ग्राम स्टेनिंग होती है ये बेसिकली उससे बहुत पुअरली स्टेन होते हैं, और अगर एक दफ़ा ये स्टेन हो जाएं तो फिर ख़ास बात ये होती है कि ये डीकलराइज्ड नहीं होते इजीली। ठीक है ना, और यही वजह है कि हम इनको एसिड फास्ट कहते हैं। दे आर नोन एज एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट का क्या मतलब है कि एसिड फास्ट वो बैक्टीरियाज हैं विच हैविंग द एबिलिटी टू रेजिस्ट द डीकलराइजेशन। ठीक है, यानी जब आपने उसकी स्टेनिंग कर ली और स्टेनिंग के बाद अब अगर आप उसको डीकलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डीकलराइज नहीं होते हैं, रेजिस्ट कर जाते हैं। इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कि दे आर एसिड फास्ट। ओके, और इसीलिए इन माइकोबैक्टीरियाज को हम एसिड फास्ट ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, और ये इन्फेक्शन क्लासिकली दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्लो ग्रोइंग ग्रैन्युलोमैटस लीजन्स दैट कॉज टिश्यू डिस्ट्रक्शन एनीवेयर इन द बॉडी। आपकी बॉडी में कहीं भी ये डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और आम तौर पर ये जो इंटरनल होते हैं मैक्रोफेजेस वगैरह वहीं पर ही ये जाकर अपना बसेरा करते हैं, वहाँ पर ये रहते हैं और बहुत स्लो इनकी ग्रो होती है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी एम ट्यूबरक्लोसिस भी अक्सर इसको हम कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बेसिकली लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन यानी LTBI करवा सकता है, और इस डिज़ीज़ को हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये लेटेंट होती है। लेटेंट जो है वो आप देखें कि बहुत सारे इन्फेक्शन पेशेंट जो हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, लेकिन वो जो एक्टिव टीबी के साइन एंड सिम्टम होते हैं वो उसको शो नहीं करते। यही वजह है कि हम इसको कहते हैं लेटेंट है, ये लेटेंट इन्फेक्शन है। ओके, और ये बहुत कॉमन है वर्ल्ड वाइड, और ओवर 2 बिलियन पीपल ऑलरेडी हैव बीन इन्फेक्टेड हैं इससे। और इवन अब जो इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है उसकी ख़ास बात जो है वो नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियाज हैं, NTM। ठीक है, यानी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसकी वजह से तो टीबी होती ही होती है, लेकिन टीबी से एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हैं वो अब आपको नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियाज जो हैं वो भी कॉज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनमें जो स्पीशीज़ शामिल हैं उनमें एम एवियम इंट्रासेलुलर है। ठीक है, या एम चीलोन है। एम से यहाँ मुराद माइको ट्यूबरक्लोसिस ही है। अच्छा, मैं इसको क्लियर करके इन स्पीशीज़ को अंडरलाइन करती हूँ। जैसे ये है एम एवियम इंट्रासेलुलर, एम चीलोन, एम एब्सेसिकस। ठीक है, एब्सेसिस। और जाहिर है कि इसको एब्सेसिस इसलिए कहते हैं कि इससे ख़ास तौर पर एब्सेस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कैनसेसिया। ठीक है, ये भी माइकोबैक्टीरियम कैनसेसिया है। और एम फॉर्चिटम फॉर्चुइटम सॉरी एम फॉर्चुइटम है, और एम लेप्री जिससे लेप्रोजी होती है ना। माइकोबैक्टीरियम जो लेप्री है उससे लेप्रोजी होती है। तो ये बहुत सारी स्पीशीज़ हैं,
इनकी वजह से भी अक्सर ये मसला हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी कैटज़न में एक पिक्चर दी हुई है, मैं तुम लोगों को पिक्चर शो करती हूँ कि उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। वो मैं फिर एंड पे दिखाती हूँ तुम लोगों को। और इनका अगर आप ट्रीटमेंट देखें टीबी का, तो फर्स्ट लाइन आपके पास ड्रग्स होती हैं जो पर्टिकुलरली 4 हैं हमारे पास। फिर सेकंड लाइन ड्रग्स टिपिकली लेस इफेक्टिव हैं, मोर टॉक्सिक हैं और लेस एक्सटेंसिवली स्टडीड हैं, ठीक है। वो पेशेंट जो कि टॉलरेट ना कर सकें फर्स्ट लाइन ड्रग्स को या इन्फेक्टेड हों रेजिस्टेंट टीबी से, तो वहाँ आप सेकंड लाइन के ऊपर जाते हैं, वरना हम अपनी फर्स्ट लाइन को ही देते हैं। और जो नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम के इन्फेक्शंस हैं, यानी यहाँ जो एनटीएम की बात की जा रही है, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है हमारे पास। अलबत्ता हमने रेजिमेंट्स में मैक्रोलाइड और रिफामाइसिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह को भी इंक्लूड कर लिया है, जहाँ पेशेंट जिस तरह से रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। अगर आप यहाँ क्लासिफिकेशन देखो तो ये देखें, ये वो ड्रग्स हैं जो बेसिकली यूज़ हो रही हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जैसे इथैम्ब्यूटॉल, आइसोनाइजिड, पायराजीनामाइड और रिफाब्यूटिन, रिफैम्पिन या रिफापेंटीन में से इन तीनों में से कोई एक एजेंट हम यूज़ करते हैं। तो ये वो 4 बेसिक इंडिविजुअल इन ड्रग्स हैं जो कि हम अक्सर इन केसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें जो सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन में हमने ये बहुत सारे एजेंट्स ऐड किए हुए हैं, जैसे कि आपके पास अमाइनोग्लाइकोसाइड है, अमाइनोसैलिसिलिक एसिड है, बेडाक्विलीन है, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसीरीन, इथायोनामाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स और मैक्रोलाइड्स वगैरह शामिल हैं। और जो लेप्रोसी में ड्रग हैं वो क्लोफेजिमीन है, डेप्सोन बहुत ही कॉमन है, और रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन जो है ये शामिल होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी कीमोथेरेपी क्या है ट्यूबरक्लोसिस की। ये एक स्लो ग्रोइंग है, मैंने आपको बता दिया है। माइकोबैक्टीरिया जो है तो इनके लिए ट्रीटमेंट आपको मंथ्स टू ईयर चाहिए होते हैं। एलटीबीआई को आप 9 मंथ्स आइजोनाइजिड मोनोथेरेपी के साथ ट्रीट कर सकते हैं, या फिर 12 वंस वीक डोजेज आइजोनाइजिड 900 मिलीग्राम दे सकते हैं, और रेफापेंटीन भी दे सकते हैं 900 मिलीग्राम। लेकिन अगर आप एक्टिव टीबी को देखें एज ए रिस्पॉन्स, जो आपकी एक्टिव टीबी डिजीज़ है, तो वो तो फिर आपको सेवरल ड्रग से ट्रीट करनी होती है, यानी आपको मल्टीपल ड्रग्स देनी होती हैं, कोई सिंगल ड्रग वहाँ पर इफ़ेक्टिव नहीं होती है। और आप देखें कि उसका ट्रीटमेंट 2 ईयर्स तक चलता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रैटेजीज़ आप क्या करते हैं अगर आपने ड्रग रेजिस्टेंस हो, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर रेजिस्ट भी कर जाते हैं, और उस सूरत हाल में हम कोशिश यही करते हैं कि अगर मोनोथेरेपी हो रही है और वो रेजिस्टेंट हो रहे हैं उस सूरत हाल में, तो फिर हम कुछ और एजेंट्स जो हैं वो डाल देते हैं। और जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी इज़ एम्प्लॉयड टू सप्रेस दीज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले भी बताया कि आमतौर पर हम मल्टी ड्रग थेरेपी करते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स वही 4 हैं जो मैंने आपको बताया, हम उनको अक्सर प्रेफर करते हैं उनकी हाई एफिकेसी की वजह से और एक्सेप्टेबल इंसिडेंस ऑफ टॉक्सिसिटी की वजह से। लेकिन अब बहुत सारे केसेस में आप रिफाब्यूटिन या रिफापेंटीन वगैरह को रिप्लेस कर सकते हैं रिफेम्पिन से अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। एक्टिव ड्रग के लिए हमेशा आपको, एक्टिव जो ट्यूबरक्लोसिस है, एक्टिव डिजीज़ में आपको हमेशा मल्टी ड्रग रेजिमेंट चाहिए और ज़्यादा ड्रग्स चाहिए होती हैं, ठीक है। और इस सूरत हाल में अगर आपको परसिस्टेंटली इरेडिकेट करना है ऑर्गेनिजम्स को, रिलैप्स को बचाना है, तो फिर आपको अडहेरेंस रखनी होती है रेजिमेंट के साथ, जो कि पेशेंट के लिए एक मुश्किल काम होता है कि ज़ाहिर है अगर आप 6 मंथ्स लेके जा रहे हैं या 1 ईयर लेके जा रहे हैं, तो पेशेंट आमतौर पर उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है या इतना लंबा अरसा ट्रीटमेंट को कैरी ऑन नहीं करता है, ठीक है। 2 तरह के आप फेजेस में ड्रग्स को देते हैं, एक होता है इंटेंसिव फेज़ और एक होता है कंटिन्यूएशन फेज़। इंटेंसिव फेज़ में 2 मंथ्स के लिए हम ये 4 एजेंट जो हैं, यानी आइसोनाइजिड, रिफेम्पिन, इथैम्ब्यूटॉल और पायराजीनामाइड देते हैं 2 मंथ्स तक। और फिर जो कंटिन्यूएशन फेज़ है वो फिर आप 4 मंथ्स तक आइसोनाइजिड और या फिर रिफेम्पिन से कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन रेजिमेंट जो है वो आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए दे सकते हैं। उसमें जो एजेंट्स अभी मैंने आपको बताए थे कि कैप्रियोमाइसिन
या कोई भी आप फ्लोरोक्विनोलोन वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। या कुछ आपके पास दूसरे एजेंट्स भी हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, जैसे साइक्लोसीरीन, इथायोनामाइड वगैरह, या पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड जो मैंने अभी बताया आपको। और अगर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस है, जिसको हम XDR कह रहे हैं, तो फिर आप क्लोफेजिमीन, लाइंजोलिड वगैरह जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट अडेयरेंस मैंने अभी बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन केसेस में, क्योंकि पेशेंट अडेयरेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करे। इसके लिए हम अक्सर डॉट जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि इसका मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी होती है। आप घर में से किसी भी एक मेंबर को ये टास्क असाइन कर देते हैं, ठीक है, जो भी उसका हेल्थ केयर टीम का मेंबर है, कि वो डॉट को ऑब्जर्व करे। और बहुत सारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी दिया जाता है, यानी वो ये चेक करे कि क्या वाकई पेशेंट जो है वो अपनी प्रॉपर डोजेज ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसको हम डॉट कहते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग पर, जो कि है आइसोनाइजिड। बहुत कॉमन है, आपने पढ़ा होगा, टीबी की ड्रग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिफेम्पिन के साथ इसको दिया जाता है। अगर आप इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ड्रग जो कि आपके बॉडी में जाके एक्टिव होगी, और ये माइकोबैक्टीरिया का ही जो कैटालेज पर ऑक्सीडेज होता है, जिसको हम कैट जी का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ये देखें, कैटालेज पर ऑक्सीडेज, ये उसी से एक्टिवेट होती है आपकी बॉडी में जाके, प्रो ड्रग है, एक्टिव में कन्वर्ट होती है। और फिर ये असाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज, यानी जो एसीपी है, एसीपी का मतलब यही है, असाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज जो एंजाइम है, INHA, और बीटा कीटो असाइल एसीपी सिंथेस, ठीक है ना। KAS और A कैपिटल के साथ इसको इंडिकेट करते हैं। ये बेसिकली उनको ब्लॉक करती है। जब इन एंजाइम्स को ब्लॉक करती है तो ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। और जाहिर है कि ये बैक्टीरियाज का मेन कंपोनेंट है उनकी सेल वॉल का, माइकोलिक एसिड। जब माइकोलिक एसिड ही नहीं बनेगा तो फिर बैक्टीरियल सेल वॉल की डिसरप्शन होगी, और वो बैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरियाज जो हैं वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकेंगे, या इंजर हो जाएंगे, या किल हो जाएंगे, ठीक है। और आइसोनाइजिड का स्पेसिफिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ, मैंने आपको बताया कि एम ट्यूबरक्लोसिस के लिए या एम कैंसेसिया के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए ये ख़ास तौर पर ट्यूबरक्लोसिस या कैंसेसिया के लिए। और जो एंटी एम होते हैं, ख़ास तौर पर जो नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरिया हैं, वो आमतौर पर रेजिस्टेंट होते हैं INH के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपका स्पेक्ट्रम, आप इन्हीं दोनों एजेंट्स के लिए इनको पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। अच्छा, जाहिर है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि एंजाइमेटिक है, कैट जी के थ्रू है, कैटालेसिस के थ्रू है, असाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज के थ्रू है, तो अक्सर वहाँ पर म्यूटेशन आ जाती है एंजाइम्स में, और या फिर जो टारगेट एंजाइम, जैसे मैंने INHA बताया था, वहाँ पर ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। और क्रॉस रेजिस्टेंस है आइसोनाइजिड और इथायोनामाइड के दरमियान में, ये भी आप याद रखें। काइनेटिक्स आप पढ़ लें। आइसोनाइजिड में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो स्लो और फास्ट एसिटाइलेटर्स की होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो स्लो एसिटाइलेटर्स नेचुरली हैं, उनके अंदर जाहिर है कि हाफ़ लाइफ ज़्यादा होगी, 3 आवर होगी, और जो रैपिड एसिटाइलेटर्स हैं उनके अंदर हाफ़ लाइफ कम है, यानी 1 आवर है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखनी होती है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स आप पढ़ लें, हेपेटाइटिस का ख़तरा होता है इसके साथ। और ख़ास तौर पर जो है इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, मैनिफेस्टिंग एज पैरेस्थीसिया ऑफ द हैंड एंड फीट। पैरेस्थीसिया का मतलब है एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ द स्किन। तो हाथों और पैरों की जो स्किन है वहाँ पर बहुत एबनॉर्मल स्किन पर सेंसेशंस फील होती रहती हैं, और पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी से आमतौर पर ये मसला हो सकता है। तो अगर आप सप्लीमेंट कर दें 25 to 50 मिलीग्राम ऑफ पायरिडॉक्सिन, यानी विटामिन B6 जो है, तो मसला हल हो सकता है। और बाकी आप पढ़ लेंगे, कन्वल्जन के जो पेशेंट्स होते हैं, जो जिनमें सीजर्स हैं, वहाँ ये मसला हो सकता है, तो ये एडवर्स इफेक्ट आप लोग पढ़ लें। एक और अहम ग्रुप है हमारे पास रिफामाइसिन्स का, और रिफामाइसिन्स में रिफेम्पिन, रिफाब्यूटिन और रिफापेंटीन वगैरह शामिल हैं। ये भी फर्स्ट लाइन एजेंट्स होते हैं, अक्सर आइसोनाइजिड के साथ दिए जाते हैं। और इसमें सबसे पहले जो ड्रग है वो है रिफेम्पिन। रिफेम्पिन का जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है, और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये यूज़ होता है, और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होता है। मैकेनिज्म इसका क्या है कि ये RNA ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करती है,
अगेन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम बीटा सब यूनिट ऑफ जो माइकोबैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। देखो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जाहिर है कि पॉलीमरेज क्या है एंजाइम, ये बेसिकली वो पॉलीमरेज है जो कि डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी करता है आरएनए बनाने में, यानी कि जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप है। तो इस एंजाइम के साथ इंटरफेयर करके ये आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़ लीजिए दोनों के लिए, ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर माइकोबैक्टीरिया के लिए एम ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा जो एनटीएम है जैसे कि एम कैंसेसिया है या माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है एमएसी, वहाँ पर भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगेन एंजाइमेटिक हो सकती है, काइनेटिक्स आप लोग पढ़ लें, P450 एंजाइमेटिक सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व है। एडवर्स इफेक्ट पढ़ लें, नोजिया, वॉमिटिंग, लिवर फेलियर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ड्रग इंट्रैक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ख़ास तौर पर P450 एंजाइम को ये इंड्यूस करवा सकते हैं, तो वो ड्रग्स जो उनके ज़रिए से मेटाबोलाइज होंगी वहाँ ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ड्रग हमारे पास रिफाब्यूटिन है, और रिफाब्यूटिन भी डेरिवेटिव है रिफेम्पिन का, और टीबी पेशेंट के लिए ये अक्सर वहाँ पर प्रीफर्ड होता है जहाँ पर HIV भी हो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिनको होता है, जो प्रोटीएज इनहिबिटर वगैरह ले रहे होते हैं या नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं। ये जब आप आगे पढ़ेंगे एंटीवायरल एजेंट्स में तो फिर आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, वहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन और एडवर्स इफेक्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। रिफोपेंटीन जो है ये भी अभी तक एनिमल और इन विट्रो स्टडीज़ में इसकी एक्टिविटी देखी गई है, और इसको हम कॉम्बिनेशन वगैरह में अक्सर यूज़ करते हैं। वीकली इन पेशेंट विद LTBI वगैरह के साथ इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास पायराजीनामाइड। पायराजीनामाइड सिंथेटिक ओरली इफेक्टिव शॉर्ट कोर्स एजेंट है, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद आइसोनाइजर रिफेम्पिन एंड इथैम्ब्यूटोल। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्चुअल तो अनक्लियर नहीं है, और ये हाइड्रोलाइज हो सकता है पायराजीनामाइडेज से पायराजीनोइक एसिड में, ठीक है। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द बॉडी, CSF में, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ ये होती है, ठीक है। इथैम्ब्यूटोल को देख लें। और हाँ, एक बात ये कि इस ड्रग को आप यूजुअली डिसकंटिन्यू कर देते हैं आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ 6 मंथ रेजिमेन, क्योंकि इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो इफ़ेक्टिव होती है ना, ये इनिशियल कोर्स में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास इथैम्ब्यूटोल, और इथैम्ब्यूटोल इनहिबिट, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है और ये इनहिबिट करता है बेसिकली अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को, ठीक है। एक ऐसा एंजाइम जो कि माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट है, और इसकी काइनेटिक्स भी पढ़ लीजिए, एडवर्स इफेक्ट पढ़ लेंगे इसके क्या क्या हैं। उसके बाद आपके पास कुछ अल्टरनेट सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसीरीन, इथायोनामाइड, फ्लोरोक्विनोलोन और मैक्रोलाइड, ठीक है। ये लेस इफेक्टिव हैं और मोर टॉक्सिक हैं देन द फर्स्ट लाइन एजेंट, लेकिन आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव ना हो तो, ठीक है। अच्छा बच्चों, इन एजेंट्स को आप खुद पढ़ लें, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है और पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड है, कैप्रियोमाइसिन है, सेकेंड लाइन एजेंट्स आप पढ़ लें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला अपने हाँ, बेडाक्विलीन है, इसमें एक न्यू एजेंट है जो कि ATP सिंथेज इनहिबिटर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ये बेसिकली जिस तरह से ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, यहाँ पर उनकी समरी दी गई है, इथैम्ब्यूटोल, आइसोनाइजेट, पायराजीनामाइड, रिफेम्पिन, उनके एडवर्स इफेक्ट, उनके कमेंट्स। इसी तरह से जो आपके पास सेकेंड लाइन एजेंट्स हैं उनके भी यहाँ पर कमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स और उनके क्या कमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो कि सेकेंड लाइन एजेंट्स हैं आपके पास, ये देखिए, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए। और अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लेप्रोसी को, ठीक है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, देखें लेप्रोसी है क्या, माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और आप यहाँ देखें कि आपके पास ये एक फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये लेप्रोसी का पेशेंट है जो फिगर A में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखिए।
यहाँ देखें और अब कंपैरिजन के लिए आप बी को भी देखें जहाँ इसका ट्रीटमेंट हो गया है मल्टी ड्रग्स के ज़रिए, ठीक है। ये देखिए, तो ये बेसिकली एम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है ये। और इसमें आप देखें कि स्किन जो है बेसिकली जो लाइनिंग है, एक्सट्रीमिटीज़ की लाइनिंग, स्किन है, नोज़ है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सारा का सारा इफ़ेक्ट हो जाता है इस बैक्टीरिया की वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग इसमें डेप्सोन दी जाती है। डेप्सोन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरली रिलेटेड है ये सल्फोनामाइड से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सिमिलर है उससे। डाईहाइड्रोटैरोएट सिंथेज को ब्लॉक करता है, तो डेफिनेटली के फोलेट सिंथेसिस का पाथवे जो है ये उसको इनहिबिट कर देता है। और नमोनिया जो कि नीमोसिस्टाइटिस जीरोवेसाई से इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट में कॉमन है, वहाँ भी आप डेप्सोन को दे सकते हैं। इनकी इसकी काइनेटिक्स को थोड़ा देख लीजिए और एडवर्स इफेक्ट को देख लीजिए, ठीक है। क्लोफेजिमीन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक फेनेंजीन डाई है और इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता, लेकिन यही ख्याल किया जाता है कि शायद ये डीएनए के साथ कुछ इंटरफेरेंस करती है। और ये भी एक बैक्टीरिसाइडल ड्रग है, एमलेप्री में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये बाकी चीज़ें आप इसकी पढ़ लीजिए क्योंकि डाई है तो उसकी वजह से इसके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। अब आपको मैंने यहाँ शो करनी है जो नॉन माइकोबैक्टीरियम आपके पास है ना ड्रग्स, उनको जो टेबल है वो कैटजिंग में दिया हुआ है, उसको हम ज़रा देखते हैं, ओके। तो ये देखो बेटे, ये आपके पास मेरे पास टेबल 47(3) है, चैप्टर नंबर 47 है, ये मैंने कैटजिंग से लिया है। आप देखें क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर इन्फेक्शन विद ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया। ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया वो हैं जो कि अदर देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हैं, जिनको आप नॉन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया कह रहे हैं, उनको हम ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया कह रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं आपके पास, हैं सब माइकोबैक्टीरियम से ही, लेकिन दे आर नॉट ट्यूबरक्लोसिस, ये दे आर डिफरेंट, ये एटिपिकल हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स बिल्कुल ट्यूबरक्लोसिस जैसे ही। और जो मैंने इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपको बताया था कि इन्हीं की वजह से अब ये बहुत कॉमन टीबी के मसले मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि ये स्पीशीज़ भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें कि कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, आगे इनके क्लिनिकल फीचर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि आप कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पर इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टेबल, आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल एम कैंसिसिया, और ये रिजेंबल करती है ट्यूबरक्लोसिस से, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। एम मैरिनम है, ये ग्रैन्युलोमेटस क्यूटेनियस डिजीज़ इससे सबसे कॉमन होती है, और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है आप देख सकते हैं। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम स्क्रोफ्यूलेसियम, ठीक है, एम स्क्रोफ्यूलेसियम, ये सर्वाइकल एडिनाइटिस चिल्ड्रन में कॉज करती है, इसका ट्रीटमेंट भी आप देख सकते हैं। और एम ए सी, जिसको हम एम माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, पल्मोनरी डिजीज़ है, ये पेशेंट में बहुत कॉमन है। और डिसमिनेटेड इन्फेक्शन एड्स के पेशेंट में भी ये होता है, इसका ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं। एम चीलोन, एप्सिस, साइनस ट्रैक, अल्सर, बोन, जॉइंट, टेंडन इन्फेक्शन, ये सब करा सकती है। और एम फॉर्चुइटम, फॉर्चुइटम जो है ये भी एप्सिस, साइनस ट्रैक, अल्सर वगैरह, बोन टेंडन इन्फेक्शन हो सकते हैं। और एम अल्सरेंस जो है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये स्किन अल्सर कॉज कराता है, इसमें भी आप क्या ट्रीटमेंट देख सकते हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एंटी माइकोबैक्टीरियल का टॉपिक आज कवर हो गया है, आप इसको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम उसको अपनी जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।